हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज करते हैं अपने डिस्कशन को समाप्त। तो लास्ट टॉपिक होगा अपना इंड AS 116 का। कोविड 19 से रिलेटेड एक अमेंडमेंट बोर्ड ने इशू किया था, और ये कोविड 19 से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट है, क्या रिलैक्सेशन दिया बोर्ड ने, तो उसके बारे में मैं आपके साथ में आज कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कोविड 19 के पहले हमारी जो पोजीशन थी, मतलब ये अमेंडमेंट नहीं आया था, तो जैसे ही आपको पता है कि आपके लीज के टर्म्स एंड कंडीशन जो इंसेप्शन के दौरान एग्जिस्ट नहीं करते हैं और बाद में आप उसको छेड़ देते हो, मॉडिफाई कर देते हो, तो मॉडिफिकेशन के प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 116 में मॉडिफिकेशन का टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको कि मॉडिफिकेशन क्या होता है। आपको सबको अच्छे से पता है, प्रैक्टिकली उसको डील भी कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो भी अपन बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। लेसर हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, उसमें कोई भी चीज में परिवर्तन नहीं है। लेसर की जो अकाउंटिंग पढ़ ली, खत्म हो गया। बस लेसी के अकाउंटिंग के टर्म्स में कुछ चेंज आएगा, जो ये है कि इंड AS 116 डिफाइंस अ लीज मॉडिफिकेशन एज अ चेंज इन द स्कोप ऑफ अ लीज or the consideration for a lease that was not part of the original terms and condition of the lease. So if a change in lease payments results from a lease modification, then unless the change meets particular criteria to be accounted for as a separate lease, a lessee is required to remeasure the lease liability by discounting the revised lease payment using a revised discount rate. देखिए क्या क्या रेपरकशन होते हैं मॉडिफिकेशन से। एक तो आपको जो भी नया टर्म्स एंड कंडीशन है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, या तो सेपरेट लीज, नया कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सेम चीज के अंदर रीमेजरमेंट करना पड़ता है लीज लाइबिलिटी का, और डिस्काउंट रेट जो है वो आज वाली आपको लेनी पड़ती है। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन जो है वो आपकी यहां पर बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ सम सर्टेन न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, अब कहता है दी अमेंडमेंट डज नॉट अफेक्ट लेसर। लेसर से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, लेसी की बात करेंगे। एंड लेसर्स आर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू टू असेस इफ द रेंट कंसेशंस आर लीज मॉडिफिकेशन एंड अकाउंटेड फॉर देम अकॉर्डिंगली। तो यहां पर लेसर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, लेसर्स को वही स्ट्रेट लाइन बेसिस पे या कोई सिस्टमेटिक बेसिस पे उसको अमोर्टाइज करना होता है, तो जो हम करके आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। बट लेसी के बुक्स में मॉडिफिकेशन का प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए कोविड 19 में रेंट कंसेशन का मतलब समझिए। रेंट कंसेशन क्या है? जैसे पेंडेमिक लगने के बाद में आपको सबको पता है कि बहुत मैसिव शटडाउन हुआ है वर्ल्ड वाइड, केवल इंडिया की बात ही नहीं है। तो अब इस मैसिव शटडाउन के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री जो है उनकी फैक्ट्रीज बंद पड़ गई, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रही है, लेकिन जो चीजें लीज पर थी उनका किराया तो चालू ही रहेगा ना। तो अब सामने वाला पर्सन जो किराए पे ऐसे बड़े बड़े कैपिटल एसेट्स को लेके रख के बैठा है, उसने सबने, मतलब जितने भी लेसी लोग थे उन्होंने सबने अपने लेसर्स को अप्रोच किया, देखो सर ये तो आप अब समझ सकते हो सिचुएशन ऐसी है, किसी ने भी प्रोडिक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा, तो आप हमको इसका थोड़ा सा रियायत दीजिए रेंट के अंदर। हम आपका रेंट चुकाएंगे बट धंधा तो चालू होने दीजिए। तो मोस्टली कोविड 19 के दौरान ये जो रेंट वगैरह जो है, ये कमी जिसके अंदर, मतलब रेंट कंसेशन के रूप में जो मतलब जो कंसेशन दिया गया लेसर के द्वारा, वो एक प्रकार से डेफरल ऑफ लीज रेंट था। डेफरल ऑफ लीज रेंट का मतलब ये कि आप इन 2 महीने में मत चुकाइए, या इन 6 महीनों में रेंट मत दीजिए, या इस साल ही रेंट मत दीजिए, ठीक है, लेकिन इस साल का जो भी रेंट बनता है वो अगले साल आपसे डबल वसूल लेंगे। तो कहने का मतलब अगर कॉम्पनसेटरी काम कर रहे हैं अपने लोग, उसको अपन रेंट डेफरल कहते हैं। वो एक प्रकार का कंसेशन नहीं है, वो रेंट डेफर कर दिया। अब कंसेशन उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आज आपको देने के लिए उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप आज नहीं देते हैं तो लेसी ऐसा नहीं बोलेगा कि आपने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, चलो बाद में पेनल्टी पेनल्टी लगाई जाएगी या फिर और कोई रिप्रिकॉशंस का सामना करना पड़ेगा। तो वो वाला कंसेशन मिल गया कि भाई चलो आपको टाइम मिल गया रेंट चुकाने के लिए, तो इसको अपन रेंट कंसेशन कहते हैं। अब कहता है देखिए अमेंडमेंट, इन डेस 116 रेंट कंसेशन ऑफन मीट द डेफिनेशन ऑफ अ लीज मॉडिफिकेशन। जाहिर सी बात है, अगर आप टर्म्स में छेड़छाड़ करते हैं तो वो आपका लीज मॉडिफिकेशन कहलाता है ना। आप क्या करते हैं, टर्म्स और कंडीशन में छेड़छाड़ करते हैं जो इंसेप्शन पे नहीं थी और बाद में आपने डाल दी, तो वो मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो कहता है द अकाउंटिंग फॉर लीज मॉडिफिकेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स, और है क्या मतलब होती ही है।
दुनिया जहान के लीज कॉन्ट्रैक्ट है या फिर बाद में सबको चेंज करना, तो आपको पता ही है ना, बहुत सारा इसमें ह्यूमन एफर्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो फॉर इंस्टेंस द लेसी मे बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लीज लायबिलिटी यूजिंग अ रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट एंड एडजस्टेड राइट ऑफ यूज एसेट्स, है ना। तो जो भी आपका नया लायबिलिटी आएगा उसे आप आरओयू एसेट्स को फिर से एडजस्ट करेंगे, है ना। वो सारा अपना अपना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने किए थे उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इन सारी चीजों को समझिएगा। सो टू एड्रेस द चैलेंज इन लाइन विद आईएएसबी, ऑब्वियसली बात है पहला अमेंडमेंट आईएएसबी ने किया एंड देन बाद में हम एमसीए के मतलब एमसीए ने उस चीज को अडॉप्ट किया एज इट इज। तो एमसीए ने भी अमेंडमेंट इशू किया in Ind AS 116 and introduces a practical expedient for lessees which allows a lessee not to account rent concession as a direct consequence of COVID-19 as lease modification। देखिए क्या क्या बात है, not to account rent concession as a direct consequence of COVID-19। देखिए अगर रेंट कंसेशन हुआ है तो आप उसे मॉडिफिकेशन मत मानिए, अगर वो रेंट कंसेशन डायरेक्ट कोविड 19 की वजह से ही हुआ है तो, ठीक है ना। तो मतलब अगर ये रेंट कंसेशन को हम देखिए मॉडिफिकेशन मानेंगे, वही वाली बात, बहुत सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो एमसीए ने क्या कह दिया कि भाई मत मानो, आप इसको मॉडिफिकेशन मत मानो, सिर्फ इस चीज को हम ऑथोराइज्ड लिटरेचर आपको दे रहे हैं, स्टैंडर्ड के रूप में पावर आपको दे रहे हैं कि इवन दो ये मॉडिफिकेशन है बट फिर भी आप इस चीज को मॉडिफिकेशन मत मानिए, आपको एग्जेम्प्ट है मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, बिकॉज कोविड 19 की वजह से ये आपको ही नहीं पूरे के पूरे देश में या वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये सारा काम देखने को मिलेगा। तो सब लोग इसकी एग्जाम्पशन लेंगे जिनको मॉडिफिकेशन नहीं करना। अब देखिए दूसरी बात ये है, यहां पर ये एग्जाम्पशन जो है ये फुल्ली कहा जाए ना तो आपके ऊपर डिस्क्रिशनरी है, और ये मतलब कोई वो स्टैंडर्ड मतलब एग्जाम्पशन नहीं है कि आपको लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी नहीं है ये काम करना। आप चाहें तो आप अपना मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कर सकते हैं, ये मानते हुए कि ये अमेंडमेंट कभी आया ही नहीं, नॉर्मल आप जैसे काम कर रहे थे, मतलब ये टॉपिक हम नहीं भी पढ़े तो क्या करते, उन रेंट कंसेशन का हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करते और क्या करते। हाँ तो बस अब वो मॉडिफाई कर सकते हो आप अगर आप चाहें तो, और आप चाहें तो आप इस एग्जाम्पशन को भी ले सकते हो। तो वॉलंटरी एग्जाम्पशन है, आप चाहे तो लें चाहे तो ना लें। So following amendments have been made with respect to accounting of COVID-19 related rent concession such as rent holiday or temporary rent reductions. So as a practical expedient, lessee may elect not to assess a rent concession as a lease modification only if all of the following conditions are met। अब इस चीज का कोई गलत फायदा ना उठा ले, इसलिए इसकी कुछ कंडीशंस रख दी बोर्ड ने। क्या कंडीशन रख दी, अगर ये कंडीशन मीट होती है तभी जाकर आप ये एग्जाम्पशन का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठा सकते। दोस्तों क्या है देखिए, द चेंज इन लीज पेमेंट्स, the change in lease payments results in revised consideration for the lease that is substantially the same as or less than the consideration for the lease immediately preceding the change। पहला जो ये टॉपिक है या पहला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है कि जो भी आपके लीज पेमेंट में चेंज हुआ है रिजल्ट्स इन रिवाइज्ड कंसीडरेशन, यानी अब आपका पहले मान लीजिए आपका कंसीडरेशन था 100, अब ये कंसीडरेशन क्या हो गया 100 से कम होगा अगर रिडक्शन होगा तो, या 100 के बराबर ही होगा अगर डेफरल होगा तो, है ना। फॉर द लीज दैट इज सब्सटैंशियली द सेम एज, मतलब आपको कहा था कि 10-10 रुपए पे करने हैं आपको हर साल, ठीक है। लेट्स से कि आपको फर्स्ट ईयर का 10 अमाउंट जो है वो नहीं पे करना, तो अगली बार 20 पे कर दीजिएगा। तो अगर अगली बार 20 पे कर देंगे तो टोटल कंसिडरेशन पे क्या फर्क पड़ा, टोटल कंसिडरेशन तो आपका सेम ही रह गया ना। इसको कहते हैं सब्सटैंशियली द सेम, ये वाली बात हो गई सब्सटैंशियली द सेम वाली बात। और लेस देन, लेस देन मतलब ये कि जेन्युइनली कंसेशन मिल गया कि भाई हर साल 10-10 रुपए का आपको लीज पेमेंट करना है, बट चलो कोविड 19 वाले ईयर का उस साल का किराया ही माफ कर दिया, तो आपका 100 रुपए के बदले अब क्या हो जाएगा रेंट, टोटल लीज पेमेंट 90 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, या तो सब्सटैंशियली आपका ऑल टुगेदर जो लीज पेमेंट है कुल मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट का या तो सेम ही रहना चाहिए या फिर लेस देन हो जाना चाहिए फॉर द लीज इमीडिएटली प्रेसिडिंग द चेंज।
पहली बात ये। दूसरी बात, एनी रिडक्शन इन लीज पेमेंट्स अफेक्ट्स ओनली पेमेंट्स ओरिजिनली ड्यू ऑन और बिफोर द 30th June 2021. For example, a rent concession would meet this condition if it results in reduced lease payments on or before the 30th June 2021 and increased lease payments that extend beyond the 30th June 2021. ये क्या बात है सर, समझ नहीं आई। देखिए, बोर्ड का मानना है कि 30 जून 2021 जो कि आज के दिन ऑलरेडी 30 जून वाली डेट भी जा चुकी है, ये भी हमारी चली गई, पास्ट टेंस हो गया ये भी। बोर्ड का ये मानना था कि 30 जून 2021 तक कोविड-19 का पैंडेमिक जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके अंदर और कुछ अभी कुछ आया नहीं है अमेंडमेंट, बट बोर्ड का ये मानना था, जबकि दुनिया में तो अभी तक चल रहा है कोरोना। कोई कहता है चौथी वेव आएगी, कोई कहता है पांचवी वेव आएगी, कोई कहता है छठी वेव आएगी, वेव्स पे वेव्स आती रहेगी। ठीक है, तो अब अभी एज ऑफ नाउ जो हमारा 31 मार्च जो बीता है 2021 का, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो हो गई है और 2022 की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी 31 मार्च, आने वाले 31 मार्च को। तो कोई बात नहीं है, अभी टाइम है, इस साल को मतलब बीतने में तो अभी टाइम है। लेकिन बोर्ड का ये मानना था कि भाई 30 जून तक कोरोना जो है वो निपट जाएगा। तो कहने का मतलब ये रेंट कंसेशन जो है वो आपको ये 30 जून के पहले पहले ही मिला हुआ होना चाहिए। बाद में अगर कोई रेंट कंसेशन है तो कोरोना के आड़ में आप क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशन से बचने की कोशिश कर रहे हो, जो नहीं होने देंगे हम। तो रेंट कंसेशन जो है वो क्या होना चाहिए, 30 जून के पहले पहले होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई चलो ये हर महीने का 10-10 रुपए का रेंट है, चलो मत चुकाओ, 30 जून तक का तो आप नहीं पे कर रहे, चलो ठीक है, लेकिन 30 जून के बाद में भी अगर मैं आपको रेंट कंसेशन दे रहा हूं, एज ऑफ नाउ तो यही पोजीशन है, इसके अंदर और भी अमेंडमेंट आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि 30 जून ये कोई डेट नहीं हुई है ना, ये एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर तक इनको कर दिया बोर्ड ने पोस्टपोन। मुझे लगता है ये डेट शायद आगे खिसक भी जाए, इसके ऊपर कोई चेंज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। एज ऑफ नाउ जिस दिन मैं लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन तक तो यही पोजीशन है कि 30 जून तक रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो यहां पर बाद में अगर कोई भी आपको कंसेशन मिल रहा है तो वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर नहीं होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर क्या होगा, 30 जून 2021 के पहले पहले। वापस पढ़ लीजिए, एनी रिडक्शन इन लीज पेमेंट्स अफेक्ट्स ओनली पेमेंट्स ओरिजिनली ड्यू ऑन और बिफोर द 30 जून, यानी 30 जून तक जो भी रेंट पेमेंट ड्यू होने वाले थे ऑन या फिर इसके पहले। सो कट ऑफ डेट हमारी 30 जून, ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता है देयर इज नो सब्सटैंटिव चेंज टू अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज, यानी रेंट कंसेशन, ये जो है मेन मुद्दा रेंट कंसेशन का ही है, और कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो सब्सटैंशियली आपकी बदलनी नहीं चाहिए लीज के कॉन्ट्रैक्ट में। कल को कोविड-19 का आड़ में आकर आप कुछ जेन्युइन मॉडिफिकेशन से बचने की अगर कोशिश कर रहे हो तो ये एग्जाम्पशन आपके कोई काम की नहीं है। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन थी, हो गया काम इसका। फिर कहता है लेसी दैट मेक्स दिस सिलेक्शन शैल अकाउंट फॉर एनी चेंज इन लीज पेमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द रेंट कंसेशन एज इफ द चेंज वर नॉट अ लीज मॉडिफिकेशन। तो आपको इसको मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग ना करते हुए क्या करना है, सिंपल अकाउंटिंग करनी है बिना आपके कॉन्ट्रैक्ट को छेड़े हुए। So the above practical expedient applies only to rent concession occurring as a direct consequence of the COVID-19। बार बार ये बात कही जा रही है, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से ही ये चीज अगर इंपैक्ट हो रही है तो ही ये चीज का सहारा लें, अन्यथा इसे एज अ टूल प्लीज यूज ना करें। सो द की कंडीशन फॉर अप्लाइंग द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट आर एज फॉलोज। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पे इन्होंने इसको एक समराइज रूप में वापस से बता दिया। कहता है कि अगर रेंट कंसेशन डायरेक्ट कोविड-19 के कंसिक्वेंसेस से ही आ रहा है ना, यस, तभी आगे बात होगी, अदरवाइज यहीं से आप सीधा आउट हो जाएंगे, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट आपको नहीं मिलेगा, कोई एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी। फिर कहता है यस, अगर यस हो जाता है तो आपको दूसरी बात क्या चेक करनी है कि रिवाइज जो कंसिडरेशन है लीज का, या तो सब्सटैंशियली सेम है, सब्सटैंशियली क्या है, सेम, या फिर लेस देन द कंसिडरेशन है, राइट। तो यहां पर ये वाली बात होगी, कहने का मतलब रिवाइज कंसिडरेशन बढ़ा दिया। अगर पहले आपसे 100 रुपए का लीज रेंट लिया जा रहा था, अब आपसे 200 रुपए का लीज रेंट लिया जा रहा है,
इसको हम फिर कोविड 19 की वजह से कोई कंसेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि टॉपिक ही क्या पढ़ रहा है, रेंट कंसेशन। रेंट इंक्रीमेंटल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपने लोग कि रेंट बढ़ाने की अकाउंटिंग क्या होगी। इंक्रीमेंट हुआ है तो भाई वो तो कोई दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन किसी दूसरे वजह से हुआ होगा, तो उसकी अकाउंटिंग आप फिर मॉडिफिकेशन में ही करेंगे। यहाँ पे तो रेंट कंसेशन की ही बात हो रही है। दिस अमेंडमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू रेंट कंसेशन। तो आपका ये सब्सटैंशियली सेम होना चाहिए और या लेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप गेट आउट हो जाएंगे। अगर यस है तो फिर दूसरी बात देखिए कि रेंट कंसेशन जो है वो 30 जून तक की कट ऑफ डेट को ही बिलोंग करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो गेट आउट हो जाएंगे आप। अगर कर रहा है तो लास्ट बात एक देखेंगे कि और कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो लीज की मेन कंडीशन है उनमें तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर उनमें चेंज है तो आप बाहर हो जाएंगे, अगर नहीं है तो जाकर आपको ये एग्जम्पशन मिलेगी। तो बस सीधी बात है, एग्जाम के लिए बस यही डायग्राम आपको रेफर कर लेना है, जो ऊपर पढ़ा वो इसके अंदर सब कुछ आ गया। ठीक है, now what is the meaning of other substantive changes to the lease contract? So company assess whether there are changes to other terms and condition in the lease contract that are not a direct consequence of COVID-19 pandemic, that is those for which the practical expedient does not apply. So this include lease modification that are negotiated at or around the same time as a rent concession relating to COVID-19. तो कोविड 19 के समय में जब रेंट कंसेशन आपको मिल रहा था उसी समय आप और टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कराने की बात कर रहे हो, तो वो वाली बात यहाँ पे नहीं चलेगी। लीज मॉडिफिकेशन नेगोशिएटेड एट और अराउंड द सेम टाइम में इंक्लूड मल्टीपल कंसेशन granted for the same lease but agreed at different times or formalized in separate legal documents. For example, as the crisis continues, a rent deferral may be followed by a further deferral or an abatement. देखिए डेफरल पे डेफरल बोला, इस महीने का रेंट नहीं दिया तो चलो अगले महीने दे देना, फिर बोला अगले महीने नहीं दिया और अगले महीने दे देना, तो डेफरल पे डेफरल होते जा रहा है। So when determining whether there has been a substantive change to the lease, a lessee needs to consider the contract combination guidance in Ind AS 116 to evaluate whether to aggregate multiple concession or to evaluate them separately. अब देखिए यहाँ पर आपको सब्सटेंस पे काम करना है। देखिए जब भी टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज होती है, कुछ लिखा पड़ी होती है, कुछ कागजों पे बातें होती है, अग्रीमेंट होता है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हुई हो, लेकिन सब्सटैंशियली इनकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी ही है। ये मतलब सेम कॉन्ट्रैक्ट को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको ये देख लेना है कि डेट्स डिफर होने से कुछ नहीं होगा, आप इनको कंबाइन भी कर सकते हो। और फिर बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की है, अलग अलग ही अकाउंट होनी चाहिए, मतलब पोर्टफोलियो अप्रोच नहीं लगा सकते, अलग अलग लीज बाय लीज बेसिस पे अपने को काम करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। So the term substantive has not been defined in the amendments, but this may not result in significant diversity in practice given the other eligibility criteria for the practical expedient. For example, defining substantive precisely will not necessary if the lessee concludes that the change in question is not a direct consequence of the COVID-19 pandemic or fails either the total consideration or payments due criteria. So in all cases, a lessee is expected to make the judgment about whether other changes are substantive based on its understanding of those changes. तो बेसिकली अब ये सब्सटैंटिव का मतलब आपको खुद को ही समझना है। कोविड 19 से रिलेटेड एसोसिएटेड वो नहीं होना चाहिए, रेंट कंसेशन से रिलेटेड वो नहीं होना चाहिए, और कोई दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन है और वो सब्सटैंटिव है, इंपॉर्टेंट है, तो फिर बाद में उसकी अकाउंटिंग मॉडिफिकेशन में ही करवानी पड़ेगी, इस एग्जाम्पशन का फायदा ना उठा पाएंगे। Rent concession granted to a lessee can take different forms. For example, a retailer may agree that fixed rent for a retail store will be replaced by a variable rent that depends on the sales at the retail store for a period of time. है ना, आपको कह दिया कि भाई सेल्स जितनी भी होए आपकी, उसका इतना परसेंट हमें दे देना, तो सेल्स का इतना परसेंट तो वेरिएबल हो गया, लेकिन कोई अमाउंट उसमें डाल दिया तो वो फिक्स हो जाएगा, जैसे कि 10,000 रुपीज पर मंथ और सेल्स का इतना परसेंट विच एवर इज हाइयर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो 10,000 रुपए तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी का ऊपर का वेरिएबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको कंसेशन जो है वो दिया गया है। सो दिस मे बी अ फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड नंबर ऑफ मंथ्स और एन indeterminate period until temporary COVID-19 related measures cease. So in some case the variable rent may be explicitly capped at the original fixed amount or may be expected to be lower than the original fixed amount. देखिए अब ये वेरिएबल आपसे लिया तो जा रहा है, लेकिन इसमें कैप लगा दी। कैप का मतलब क्या होता है, एक लिमिट लगा दी।
कि भाई सेल्स का इतना परसेंट आप हमें वो दे दीजिए, रेंट दे दीजिए। अब सेल्स तो टर्नओवर तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो कल को टर्नओवर का वो उतना परसेंट ओरिजिनल लीज किराए से ज्यादा निकल गया तो कहता है कि उसके लिए हम एक काम कर देते हैं कि कैपिंग कर देते हैं कि आपका जो टोटल लीज पेमेंट होगा, जो हमारे अग्रीड लीज पेमेंट से ज्यादा नहीं होगा, अगर इवन दो वो वेरिएबल भी है तो ये इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट ही हुआ। अगर देखिए आपको एक मतलब जैसे आपको ये कहा जाए कि सेल्स का इतना परसेंट, बट उसके ऊपर कैप लगा दी कि भाई इतना ही हो सकता है इन टोटलिटी, तो फिर बाद में वो क्या हुआ, इन सब्सटेंस वो फिक्स्ड लीज पेमेंट ही है। वो दिखावे का वेरिएबल है बट वो फिक्स्ड लीज पेमेंट है। वो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप जैसे जैसे रेवेन्यू कमाए वैसे वैसे पैसा भर सकें, क्योंकि कोई रेवेन्यू नहीं कमा रहा बेचारा तो फिर बाद में वो कैसे रेंट चुकाएगा, इसके लिए ये सब काम होता है। सो इन दीज केसेस the change in rent from fixed to variable for a period of time is a rent concession and is eligible for the practical expedient if the other eligibility criteria are met. Company should apply judgment when assessing whether a rent concession occurs as a direct consequence of the COVID-19 pandemic based on the specific facts and circumstances. Factors to include but are not limited to. क्या क्या है इसमें? Reason for the initial negotiation between the lessor or the lessee regarding the rent concession. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. Whether the reason for the rent concession is stated explicitly in the supplementary agreement between the lessor and the lessee or is otherwise apparent फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन. देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये चीज लिखित में ही हो, कोई सिचुएशन के आधार पर भी ये पता लगाया जा सकता है कि ये कंसेशन क्यों हुआ है. वेदर मल्टीपल कंसेशन रिलेटिंग टू द सेम लीज नीड टू बी इवेल्युएटेड इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, that is to assess whether they are reasonably linked to effects of the COVID-19 pandemic and are commensurate, and the timing of the negotiation and agreement of the rent concession, relevant laws and regulation और एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो ये सारी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, बट ये कोई म्यूचुअल एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं बट लिमिटेड नहीं है कि यही होंगे, और भी कुछ हो सकता है. तो वही बात है, आपको अपना ही नॉलेज लगाना पड़ेगा. So the commencement of a lockdown in the country may be important evidence that a rent concession is a direct consequence of the COVID-19 pandemic, but it is not determinative. Many business have experienced disruption to trading activities both before and after the official lockdown periods, and in some cases a lessee may have experienced disruption to its business before lockdown started in its own country, that is due to the earlier emergence of COVID-19 cases in other jurisdictions. This may have disrupted its supply chain or reduced demand in key market. So this could indicate that rent concession agreed before commencement of a lockdown were a direct consequence of COVID-19. In addition, disruption may continue after government lockdown are lifted. So due to continuing social distancing measure, the limit customer access to retail store. अब ये कह रहा है कि देखिए कोविड-19 लगने के बाद तो जाहिर सी बात है ये होने ही वाला है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में कोविड-19 जब नहीं आया था तो हम ये सुन रहे थे कि भाई फलाने देश में ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया, तब हम लोग मजे कर रहे थे. ठीक है, उस समय हमको क्या पता था कि हमारी भी हालत वही होने वाली है. तो कुछ कंपनीज ने दूसरे देश को देखकर वो आगे की स्थिति को भांप लिया, आगे की स्थिति को, फ्यूचर को एक प्रकार से प्रिडिक्ट कर लिया, और ये रेंट कंसेशन अग्रीमेंट जो है वो एक प्रकार से एग्जीक्यूट होने लग गए. तो वो भी बात इसके अंदर चलेगी. जरूरी नहीं है कि कोविड-19 लगने के बाद ही हो, कोविड-19 लगने के पहले भी हो सकता है, लॉकडाउन लगने के पहले भी हो सकता है, बट वो कोविड-19 का वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक इरा के अंदर ही हुआ है. इंडिया में नहीं आया तो और कहीं है, और कहीं नहीं था तो कहीं और था. तो कहने का मतलब है वो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोविड-19 पैंडेमिक छिड़ चुका है, तो उसको देखते हुए आपने क्या किया है, कंसेशन, रेंट कंसेशन के काम किए हैं. सो दिस कुड इंडिकेट दैट रेंट कंसेशन अग्रीड आफ्टर अ लॉकडाउन इज लिफ्टेड आर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड-19. तो लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद में तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ही, और पहले अगर हुआ है तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ठीक है. सो अप्लाइंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अप्लाइंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑप्शनल. तो ये बात इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर आप इन सारी चीजों के अंदर घुसना ही नहीं चाहते तो आप अपना नॉर्मल अकाउंटिंग करो, ये वाला एरिया ही पढ़ने की दरकार नहीं है आपको. आप अगर नॉर्मल अकाउंटिंग से कंफर्टेबल हैं तो, अदरवाइज नहीं है तो इसकी आपको अच्छे से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम्शन ले पाएंगे. सो मैनी लेसी विल बी अट्रैक्टेड बाय द प्रैक्टिकल रिलीफ ऑफर्ड बाय द अमेंडमेंट्स, एंड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिड्यूसेस द एफर्ट एंड सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड.
in assessing whether the eligible rent concession or lease modification. It also avoids some of the complexities involved in lease modification accounting. However, some lessee may prefer to apply the standards existing requirement to all changes in lease contract. So this would increase the comparability between the accounting for a rent concession that do and do not qualify for the practical expedient. So it would also enhance comparability year on year if the lessee expects to have rent concession in future years. So the amendment do not include application guidance on accounting for the practical expedient, instead refers to the standards existing requirement. तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसके लिए कोई अलग से ज्ञान नहीं दिया गया है, आपको नॉर्मल ही अकाउंटिंग करनी है जैसे अपन पहले कर रहे थे। डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग क्या होगा, ऑब्वियसली बात है डिस्क्लोजर्स में तो आपको ये सारे फैक्ट्स बताने पड़ेंगे कि भाई कैसे हुआ ये सब कुछ। सो लेसी अप्लाइंग प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, जो लोग इसको ले रहे हैं, एग्जामिशन को काम में ले रहे हैं, उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा the fact that if they have applied the practical expedient to all eligible rent concession, and if not, the nature of the contracts to which they have applied the practical expedient, and the amount recognized in P&L for the reporting period to reflect changes in lease payments that arise from rent concession to which the lessee has applied the practical expedient. तो मतलब अब ये डिस्क्लोजर का अगर बात करते हैं तो मतलब कह रहा है कि भाई लीज पेमेंट में क्या चेंज आया, मतलब पहले आपका क्या खर्चा पेमेंट, आप जो एक प्रकार से लीज पेमेंट जो था आपका पहले वो क्या आ रहा था, अब वो क्या आ रहा है, तो दोनों के बीच का आपको एक प्रकार से डिस्क्लोजर जो है वो देना पड़ेगा कि कितना पीएनएल में इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज हुआ है। सो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है इंड एस 8 का डू नॉट अप्लाई ऑन इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ दीज अमेंडमेंट। इंड एस 8 जो है दोस्तों वो अपना अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड है, तो ये बात एक बार रहने दीजिए, आप अकाउंटिंग पॉलिसी की बात अपन बाद में कर लेंगे, इंड एस 8 में ये बात अपन कर लेंगे कि ये क्या चीज होती है। बट यहाँ पे सिर्फ इस कोविड-19 के ही डिस्क्लोजर के ऊपर आप फोकस रखें। इफेक्टिव डेट क्या है, लेसी शुड अप्लाई द अमेंडमेंट्स फॉर एनुअल पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 in case lessee has not yet approved the financial statements for issue before the issue of these amendments, then the same may be applied for annual periods beginning on or after April 19. So lessee should recognize the amendments retrospectively and recognize the cumulative effect of initially applying them in the operating retained earnings of the reporting period in which they are first applied. अब ये क्या बात है सर, समझ में नहीं आई, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये तो था अपना थ्योरेटिकल लिटरेचर, अब इसके देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको ये सारी बातें जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर अभी नहीं हुई है तो भी। सो 47th इलस्ट्रेशन में कहता है कि रिटेलर क्यू जो है लीजेस अ स्टोर इन अ लार्ज रिटेल मॉल, रेंट पेबल जो है वो 1 लाख रुपया पर मंथ है। एज अ रिजल्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, Q agrees with the lessor to defer the rent originally due in the month of April 2020 to June 2020. Now आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि as part of this agreement the rent for the period Jan 2021 to March 2021 will be increased. मतलब अप्रैल से लेकर जून तक आपको कह दिया कि रेंट मत दो, बाद में कहता है कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपके रेंट को 1,10,000 रुपए पर मंथ से इंक्रीज कर दिया गया। तो विच कॉम्पनसेट, मैंने क्या कहा था कॉम्पनसेटरी इंपैक्ट आ गया, तो बात तो वही हो गई एक प्रकार से। कंसेशन क्या मिला आपको, कंसेशन कुछ नहीं मिला, टाइम मिल गया, डेफरमेंट मिल गया आपको। तो डेफरल, रेंट डेफरल भी एक प्रकार से कंसेशन ही है ना। तो विच कॉम्पनसेट द लेसर फॉर द डेफर्ड रेंट एज एडजस्टेड फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब एज एडजस्टेड फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल मई और जून में 10-10 रुपए का रेंट आपको देना होता है, तो टोटल कितना रेंट हुआ, 30 रुपए का रेंट। ये आपको बोला कि चलो मत दो। फिर जनवरी फरवरी और मार्च में आपको क्या कहा कि जो आप रेंट दे रहे हैं वो तो आपको देना ही है, साथ में इंक्रीज क्या कर दिया गया, जो पहले आपने 10 रुपया नहीं दिया वो तो आपको देना ही है, साथ में हो सकता है कि ये अमाउंट एग्जैक्टली इसके बराबर ना हो, समझ रहे हो, ये वाला अमाउंट एग्जैक्टली इसके बराबर ना हो। क्योंकि अगर आपने किसी को कहा कि आपके पास में ये पैसा इस समय आना चाहिए था, टाइम स्केल पर अप्रैल मई जून को आना चाहिए था, जो जनवरी फरवरी मार्च में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप ब्याज भी तो चार्ज करेंगे ना। तो आप 10 की बजाय क्या कह रहे हो, बोले हमको 11-11 रुपए दे दो, 11-11 रुपए दे दो। तो 11-11 रुपए क्या करते हैं, 11-11 रुपए करते हैं which compensates
द लेसर फॉर द डेफर्ड रेंट एज एडजस्टेड फॉर द टाइम वैल्यू। तो जरूरी नहीं कि पहले आपका लीज पेमेंट 10 था, अभी भी आपका लीज पेमेंट 10 ही हो या उससे कम हो, ये ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा का मतलब ज्यादा उतना ही होना चाहिए जो रीजनेबली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंपनसेट करे। पहले 10 था और अब 20 हो रहा है, तो ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इतना इतना टाइम वैल्यू मनी तो नहीं होता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि चलो भाई पहले 10 था, अभी 12 हो गया रेंट, तो ये समझ में आता है कि 2 रुपए ब्याज के हो सकते हैं, एग्जैक्ट डबल अमाउंट नहीं हो सकता। तो ये चीज आप दोस्तों आराम से समझ सकते हो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसको कहते हैं, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब जो है वो क्या होता है, ये सारी बातें आप समझने की कोशिश करो। और यहां पर जरूरी नहीं है कि रटने की कोशिश करें कि सर देखिए पुराना लीज रेंट तो था 10, नया लीज रेंट है सर 12, तो ये तो मैच नहीं हुआ, इसलिए रेंट कंसेशन की अकाउंटिंग तो अपन एग्जाम्पशन जो है हम नहीं ले पाएंगे, ऐसे नहीं सोचना होता है ना। तो आपको ये रीजनेबली ये भी तो सोचना देखना पड़ेगा ना कि अगर आपका रेंट बढ़ा है तो अगर वो टाइम वैल्यू को ही कंपनसेट कर रहा है तो वो फिर वो बढ़ा हुआ नहीं माना जाता, वो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो वो सेम आएगा, है ना। प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो बराबर आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट को तो हम कभी गिनते ही नहीं है ना। और आईएफआरएस इंटरेस्ट को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, सबको रिस्पेक्ट देता है भैया, वो अलग ही अकाउंटिंग होती है, टाइम वैल्यू की अलग ही अकाउंटिंग होती है, वो इंटरेस्ट कंपोनेंट ही है, ठीक है। सो नाउ वेदर द रेंट डेफरल इज एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट इफ द अदर कंडीशंस आर मेट। अब कहता है अदर कंडीशंस आर मेट, तो फिर बाद में ये वाली कंडीशन तो मीट ही हो गई, तो इसका मतलब डेफिनेटली अगर हम अगर हमसे ये यहाँ पूछता कि रेंट डेफरल एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, बस अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो हम बाद में फिर पूरा प्रोविजन लिख कर बताते कि भाई एक प्रोविजन तो मैच हो गया, अब ये होना चाहिए क्या, वही वाला अपना फ्लो चार्ट है, इसी से आपका आंसर आने वाला है, इस फ्लो में ही आपको आंसर देना है कि जो भी डेफरल हुआ विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 होना चाहिए, सब्सटैंशियली सेम होना चाहिए, तो सब्सटैंशियली सेम ही है कंसिडरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स। रेंट कंसेशन 30 जून तक को ही बिलोंग करते हैं और अदर टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई नहीं हुई है, तो फिर बाद में हम एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो ये बात आपको ऐसे लिख के बतानी है, बट इन्होंने कह दिया कि बाकी सारी कंडीशन तो फुलफिल है, तो हो गया बस, ये डेफरल अकाउंटिंग है, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट आप बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। Lessee P operate a chain of a restaurant and leases several outlets. As a result of COVID-19 pandemic, P agrees a rent deferral with the lessor. Under the terms of the rent deferral, rent originally due in the period July 2020 to December 2020 will be added to the rent due in period July 2021 to December 2021. देखिए, जुलाई से दिसंबर 2020 में तो कंसेशन मिला है आपको, और इसका पेमेंट आपको कब करना है, अगले साल कर देना, अगले साल 2021 में, जबकि कुछ 30 जून की डेट तो पहले ही आ जाएगी। तो आप बताओ ये कट ऑफ डेट के उधर चला गया है कि नहीं चला गया, चला गया ना, तो फिर तो ये कवर नहीं होना चाहिए। बहुत सही कहा आपने दोस्तों, एकदम एक्सपर्ट हो गए आप, कुछ भी नहीं सीखा आपने। अरे भैया 30 जून 2021 के पहले की बात हो रही है, समझ रहे मेरी बात, 30 जून 2021 के पहले के कंसेशन की बात हो रही है, रिकवरी तो कभी भी कर सकता है यार उसकी, वो रिकवरी के लिए थोड़ी ना कहा स्टैंडर्ड ने। तो 30 जून पहले जो आपको रियायत मिली थी, वो रियायत जो है वो आगे कंपनसेट हो सकती है, तो ये भी प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कहता है वेदर द रेंट डेफरल इज एलिजिबल फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट इफ द अदर कंडीशंस आर मेट, डेफिनेटली। तो रेंट डेफरल सेटिस्फाई द क्राइटेरिया टू अप्लाई द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट बिकॉज इट इज अ रेंट कंसेशन अकरिंग एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द पेंडेमिक, पहली बात। रिकवरी ऑफ द रेंटल ड्यूरिंग जुलाई 21 टू दिसंबर 21 is substantially the same as or less than the consideration for the lease immediately preceding the year। देखिए ये substantially the same बोलेगा क्यों, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होए तो बोले, अब ये तो अपने आप बोल दिया कि क्योंकि हम तो क्वांटिफाइड तो है नहीं रेंट, तो अपने आप इन्होंने अज्यूम कर लिया कि वो सेम ही है। रेंट डेफरल रिड्यूसेस लीज पेमेंट ओरिजिनली ड्यू ऑन और बिफोर 30 जून 2021। तो 30 जून के पहले वाला ही कंसेशन है, 30 जून के पहले रेंट आपके रिड्यूस हुए थे, रिकवरी तो चाहे वो 50 साल बाद में क्यों ना करें, है ना, रिकवरी कभी भी हो सकती है,
कंसेशन 30 जून के पहले का होना चाहिए। And there is no substantive change to other terms and condition of the lease. Therefore, P conclude that the rent deferral meet the payment due eligibility criterion. हालांकि इन्होंने आंसर में मेन बात के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, वो लिखना चाहिए था। मेन बात यही है कि क्वेश्चन को इस प्रकार से ही बनाया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ ये डेट को देखकर। कौन सी डेट को देखकर? जुलाई 21 और दिसंबर 21। तो जुलाई 21 दिसंबर 21 डेट को अगर आप देखेंगे और आप 30 जून को कट ऑफ मान लिए तो आपका तो क्वेश्चन खत्म हो गया, वहीं पे पूरे के पूरे नंबर 0 आ जाएंगे। 30 जून के बाद में ही रिकवरी हो रही है और 30 जून के पहले का कंसेशन है, तो हमें कंसेशन पे फोकस करना, ना कि रिकवरी पे, है ना? समझ में आ गया ना? आइए 49th वाले क्वेश्चन में आते हैं। रिडक्शन इन रेंट पेमेंट, तो इसको हेडिंग को मत पढ़ो नहीं तो आंसर आ जाता है। लेसी टी लीजेस ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम अ लेसर as a result of the COVID-19 pandemic in September 2020. T agrees a rent concession with the lessor under which the monthly rent will be reduced by 50% per month for the 12 months commencing 1 October 2020. So whether the rent deferral is eligible for the practical expedient if the other conditions are met. तो अपने पास में आप देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपको पता ही चल रहा होगा कि जो हमारी कट ऑफ डेट है 30 जून के बाद में रेंट कंसेशन जा रहा है। इसका मतलब ये वाला जो रेंट कंसेशन है, इस रेंट कंसेशन को हम ये मानेंगे कि कंडीशन को ये पूरी नहीं कर रहा है और इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। बेनिफिट आप कब ले सकते हैं? सिर्फ कोविड-19 की वजह से इंपैक्ट होने पर उसी दौरान जो रेंट कम किया गया है उस पर्टिकुलर कंसेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक डाउट आ रहा होगा, सर क्या इसको प्रोपोर्शनेट नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 साल का जो कंसेशन है वो अक्टूबर 2020 से चालू हो रहा है, तो अक्टूबर से अगले साल सितंबर तक ये चलेगा, तो 9 मंथ तो हो जाएगा अपने लिमिट के अंदर, क्योंकि 30 जून तक 9 महीने हो जाते हैं अक्टूबर से अगर आप काउंट करेंगे तो। 30 जून के बाद में 3 महीने और ये आपका रेंट कंसेशन चल रहा है। तो आपको डेफिनेटली ये डाउट पक्का ही आया होगा यहाँ पे कि भाई चलो सर 9 मंथ का तो कंसेशन मान लो, 3 मंथ का मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कर देना। ऐसा नहीं होगा, ये पूरा ही या तो कंसेशन में काउंट होगा या पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन के अंदर काउंट होगा। तो अगर ये 30 जून के बियॉन्ड जा रही है डेट, तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं लगाना, कोविड-19 का सहारा आपको यहाँ पे नहीं लेना है। ये एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 30 जून वाली जो तारीख है, मतलब अगर आपके एग्जाम्स ईयर 2021 में हो रहे हैं, राइट, 2021 में दिसंबर अटेम्प्ट में एग्जाम होंगे सीए के, तो उन लोगों को तो देखो इसी क्वेश्चन को एज इट इज रखना है, इसको ऐसे ही समझना है। बट दिसंबर 2021 के एग्जाम के बाद में जिनके एग्जाम होंगे, मैं आपको बता देता हूं, आईसीआई ने ये 30 जून वाली डेट को रिकमेंड कर दिया है 30 जून 2022, मतलब 30 जून 2021 की जगह 2022 कर इसका एक प्रपोजल बनाया है, लेकिन अभी तक वो नोटिफाइड नहीं है और मुझे लगता है कि वो शायद नोटिफाई हो ही जाएगा, क्योंकि 30 जून 2021 को कोरोना जो कोविड है वो खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट 30 जून के बाद में आने वाले जो 2-3 महीने हैं उसके अंदर तो उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कोविड देखने को मिला है, और इंडिया में तो आपको पता ही है एग्जैक्टली इन्हीं महीनों में, जून जुलाई के महीनों में ज्यादा काम गड़बड़ हो गया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जिनके एग्जाम 2021 वाले ईयर में है तो उनको तो ये क्वेश्चन एज इट इज ही कर लेना है, समझ में आना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको। बट जिनके एग्जाम 2022 में है, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट होगा, कल को जाकर ये बदल भी सकता है, क्योंकि 30 जून 2022 हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो रेंट कंसेशन में चला जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपने अपने अटेम्प्ट के हिसाब से इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 2021 वाले आप ध्यान रखें, जो भी 2021 में एग्जाम दे रहे हैं उसके बेसिस पर आपको यही आंसर लिखना है, लेकिन 2021 के बाद में मैं आपको इसका जो भी अमेंडमेंट होगा प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपके एग्जाम पर एप्लीकेबल होता है तो वो। एज ऑफ नाउ अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो देखिए,
आंसर कहता है रेंट डेफरल डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया टू अप्लाई द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट बिकॉज आउट ऑफ द लिस्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन इन पैरा 46B ऑफ इंड AS 116 रेंट डेफरल रिड्यूसेस लीज पेमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर से लेकर सितंबर विच इज बियॉन्ड 30 जून। तो इसके लिए देखिए इन्होंने कहा ना कि कोई प्रोपोर्शनेट हम नहीं करने वाले, इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया प्रोपोर्शनेट करने का। इसका मतलब पूरा ही कंसेशन जो है मॉडिफिकेशन में काउंट होगा, एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी। ओके, क्लियर हुआ ये वाली बात आपको? अब देखिए मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ ICAI का। ये देखिए दोस्तों, ये अभी एक्सपोजर ड्राफ्ट करके ही पड़ा है, ठीक है। एक्सपोजर ड्राफ्ट है, इसका मतलब अभी ये नोटिफाइड नहीं है MCA के द्वारा, तो भले ही चाहे ICAI ने लिख दिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये एक्सपोजर ड्राफ्ट में देखिए दोस्तों, जो 30 जून की जो तारीख है ना, ये देखिए 30 जून की तारीख को इन्होंने 2021 को देखिए काट के 2022 लिखने का यहाँ पे ये एक्सपोजर ड्राफ्ट बना के दिया है, बट अभी तक ये नोटिफाइड नहीं है। सो दिस इज वाई मैंने आपको ये बात जो है वो बताई नहीं है। अपने एग्जाम में ईयर 2021 के एग्जाम में यही एप्लीकेबल होगा, बाद में ये 22 डेफिनेटली हो ही जाएगा, मुझे तो लगता है कोई इसमें शंका नहीं है, बट स्टिल वी विल वेट फॉर द ऑथराइज्ड नोटिफिकेशन। ओके, चलिए 50वें इलस्ट्रेशन में आ जाइए। डेफरल ऑफ रेंट पेमेंट्स बाय एक्सटेंडिंग द लीज टर्म। So lessee is granted a rent concession by the lessor whereby the lease payments for the period April 2020 से June 2020 are deferred and 3 months are added to the end of the lease term at the same monthly rent, and the lessee repays the deferred rent during those additional months, and the rent concession is a direct consequence to COVID-19. So whether the rent deferral is eligible for the practical expedient. तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बार कुछ अलग ही टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इस बार किसी भी प्री कमिटेड टाइम पे आपको रेंट बढ़ाने की दरकार नहीं पड़ रही है। मतलब आपका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जितने महीने के लिए आपको रेंट कंसेशन मिला उतना रेंट पीरियड आगे बढ़ा दिया गया। बोला ठीक है 3 महीने आप अभी रेंट नहीं दे रहे ना, तो जब लीज टर्म एक्सपायर हो जाए तो अब 3 महीने लीज टर्म को हम बढ़ा देते हैं, उन 3 महीनों में पेमेंट कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब हुआ तो डेफरली ना ये, अरे ले दे के है तो डेफरली ना। हाँ सर डेफरली है, तो अगर डेफरल है और बाकी सारी कंडीशन मीट हो रही है तो बिल्कुल है ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का एग्जाम्पशन अपन ले सकते हैं। देखिए लेसी कंसिडर अप्लाइंग द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, sorry, considering whether this rent concession is eligible for the practical expedient, the lessee notes the following. Firstly, the revised consideration in the lease is substantially the same as the original, क्योंकि सेम वर्क का वही लिया जा रहा है, और अगर ऊपर नीचे होता तो प्रेजेंट वैल्यू तक भी अपन अलाउ कर लेते हैं। Secondly, the rent concession only reduces lease payment originally due in 2020, that is before 30th June, रिकवरी बाद में कभी भी हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। Thirdly, there is a change in the lease term and extension by 3 months. Okay, so there is no explicit guidance on what is considered substantive. Substantive के लिए मैंने आपको पढ़ के बताया था अपना राइट अप ICAI का, तो सब्सटैंटिव वर्ड को अपने को इंटरप्रेट करके चलना है। तो जजमेंट विल नीड टू बी अप्लाइड कंसीडरिंग बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। सो द लेसी असेस दैट 3 month extension at the end of the lease term with substantially the same lease payment would not constitute a substantive change. कैसे चेंज हो सकता है? वो मैंने बढ़ाया ही इसलिए है ताकि मैं रेंट को कंपनसेट करा सकूं, रिकवर कर सकूं। तो मुझे पता है कि वो कोई और कई टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से कुछ चेंज नहीं हो रहा, वो केवल रेंट रिकवरी के लिए है। सो हेंस द कंडीशन इन पैराग्राफ Ind AS 116 is met since the rent concession is a direct consequence of COVID-19 and all the 3 conditions are satisfied. So the lessee conclude that the rent concession is eligible for application of practical expedient. अच्छा, इसके बाद में आते हैं 51st illustration में, जहाँ पे lessee Z entered into a lease contract with lessor L to lease 1500 square meter of retail space for 5 years. The lease commenced on 1st April 18 and the rent payments are 1 lakh payable quarterly in advance. क्वार्टरली, और वो भी 1 तारीख को ही। तो 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को, इस प्रकार से। Z का इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट जो है वो 5% है, और assume that the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. तो अपने को मालूम ही है कि जब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज नहीं डिटरमाइन कर सकते प्रॉपरली हम, तभी हम इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट को प्रायोरिटी देते हैं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कुछ है नहीं, लीज इंसेंटिव और डिसमेंटलिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है।
Z का business is severely impacted by COVID-19 pandemic and L and Z negotiate a rent concession on 1st June 2020. L agrees to provide Z with an unconditional rent concession that allows Z to forego payment of its rent due on July. That is, L forgives Z the rent payment of 1 lakh due on July. यानी जुलाई को जो भी रेंट ड्यू हो रहा है वो आपको नहीं देने की दरकार है. So what will be the accounting treatment in the books of lessee for rent concession assuming that it is eligible for practical expedient? हम लोग इसी क्वेश्चन की वेट कर रहे थे क्योंकि सर कंसेशन ले लेंगे लेकिन कंसेशन की अकाउंटिंग करनी क्या है. तो अकाउंटिंग बड़ी ही सिंपल है दोस्तों, अकाउंटिंग ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सिंस आपको यहाँ पर बोर्ड ने कोई कंसेशन दिया, एग्जाम्शन दिया है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड फिर क्यों ही होगा. कॉम्प्लिकेटेड ना होने के लिए ये एग्जाम्शन दिया गया है. सीधी बात है, आपको अपनी लीज लायबिलिटी को रिड्यूस करना है जितने से आपको कंसेशन मिल गया है. राइट, जितने से आपको कंसेशन मिल गया है लीज लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे. लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट और आरओयू एसेट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी. आरओयू एसेट्स में छेड़छाड़ करते तो वो मॉडिफिकेशन हो ही जाता ना. तो लीज लायबिलिटी को डेबिट करके जितनी लायबिलिटी आपकी रिड्यूस होती है उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए. सिंपल सी अकाउंटिंग होगी, है ना. तो देखिए, Z determines that the rent concession is eligible for the practical expedient. Applying the practical expedient, Z should account for the forgiveness of a rent as a negative variable lease payment. क्या कहेंगे आप इसको? नेगेटिव वेरिएबल लीज पेमेंट की तरह. अब देखिए, वेरिएबल लीज पेमेंट होता है उसको अपन पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं. लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट. ये होती है वेरिएबल लीज रेंट की एंट्री. और नेगेटिव वेरिएबल लीज रेंट की एंट्री क्या होगी? जस्ट उल्टी. क्या एंट्री होगी? आपके पास में पैसा आएगा तो नहीं, बट हाँ आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जिस लायबिलिटी को आपको पे नहीं करना वो आपकी कहां जाएगी? पीएनएल में जाएगी. तो आपको पीएनएल में क्रेडिट करना है. अब आपको कुछ मिला तो नहीं, क्या क्रेडिट करोगे? पैसा थोड़ी ना दिया है सामने वाले ने. तो डेबिट आप किसको करेंगे? अपनी लीज लायबिलिटी को कर देंगे. ये लीजिए, बहुत ही सिंपल सी अकाउंटिंग है. इसीलिए तो कंसेशन की अकाउंटिंग इस प्रकार से हर किसी को अप्लाई नहीं करने के लिए दे रहा ना. बोर्ड कह रहा है कि भाई कोविड-19 इंपैक्टेड लोगों को, जेन्युइन लोगों को ही ये बेनिफिट मिलना चाहिए. तो rent concession is unconditional, so the event that triggers the variable lease payment is the agreement between Z or L for the rent concession on 1st of June 2020. Therefore, Z accounts for the rent concession as a negative variable lease payment on 1st June, assuming that there are no other changes to the lease. Z continues to use the retail space and the right of use assets is not impaired. So the lease accounting entries will be as follows. Recognize the rent concession as variable lease payment in P&L. Record a debit to the lease liability and a corresponding credit to the income statement. तो यही एंट्री है ना, LL debit to P&L. Continue to accrue interest on the lease liability at the unchanged incremental borrowing rate of 5%. रेट आपको वही रखनी है, इसीलिए तो रेट अगर चेंज कर देंगे तो फिर बाद में कंसेशन किस बात का, फिर वही तो माथापच्ची वाली काम हो जाएगी. तो 5% वही रेट रखनी है. रिकॉर्ड डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू द लीज लायबिलिटी. अब आपको क्या करना है? लीज लायबिलिटी को उसके हिसाब से ही अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही कैरी ऑन करके चलना है. बस फर्क ये था, पहले आप इस लीज लायबिलिटी का पेमेंट कर देते तो टू बैंक आता, आपकी एक असेट कम हो जाती. बट अब आपने इसका पेमेंट ना किया और तो ये इनकम बन गई आपकी, तो लीज लायबिलिटी तो उतनी ही रिड्यूस हो गई ना. अमोर्टाइजेशन टेबल से लीज लायबिलिटी तो उड़ गई उतनी जितनी जानी थी. ठीक है, बाकी का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपका चलता रहेगा. After accounting for the impact of the rent concession, Z's lease liability represents the present value of all future lease payments owing to L ka discount at the unchanged incremental borrowing rate. So Z has effectively de-recognized the portion of the lease liability that has been extinguished by the forgiveness of the quarterly lease payment due on 1st July 2020. So in addition, Z continues to depreciate the ROU assets which is unchanged as a result of the rent concession. ROU assets में आपको कुछ चेंज नहीं करना है दोस्तों, लेकिन हाँ कोविड-19 की वजह से ROU assets इम्पेयर जरूर हो सकता है, तो इम्पेयरमेंट जरूर चेक कर लेना. देखो इन्होंने बताया भी है, कहीं ना कहीं ऊपर पढ़ा था ना अपन ने, उस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि आप खुश हो जाओगे सर लायबिलिटी तो हमारी कम हो गई, आरओयू एसेट्स में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. तो आरओयू एसेट्स को तो मजा ही लेने देंगे अपन, आगे चलते रहेंगे उसको. तो देखिए कोविड-19 की वजह से आरओयू आपका देखिए इम्पेयर हो सकता है. राइट ऑफ यूज एसेट्स इज नॉट इम्पेयर्ड. Z continue to use the retail space and the right of use assets is not impaired. यहाँ पे इन लोगों ने ये assumption ली है. अगर यहाँ पे आपको कोविड-19 की वजह से आरओयू में इंपेयरमेंट देखने को मिलता तो आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना होता. सो दैट इज एन इंडिकेटर. कोविड-19 इज डेफिनेटली अ वेरी बिग इंडिकेटर टू टेस्ट द इंपेयरमेंट, है ना.
तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस महसूस हुआ है आरओयू एसेट्स में तो बिल्कुल आप उस चीज को बुक करेंगे। सो ये थे आपके कोविड-19 से रिलेटेड हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस, है ना। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई इलस्ट्रेशन करना है ना तो आप एक काम करिए। हाँ जी दोस्तों, तो जो लीज रेंट कंसेशन के ऊपर कुछ एक बात मुझे आपको बतानी थी, डेफरल ऑफ लीज पेमेंट से रिलेटेड। तो ये जो डेफरल ऑफ लीज पेमेंट है ना, मतलब अगर लीज का रेंट कंसेशन के रूप में आपको कैसे दिया गया है, फॉरगिव कर दिया गया, लेना ही नहीं है, तो बड़ी सिंपल एंट्री होगी, लायबिलिटी को रिड्यूस कर दीजिए, पी एंड एल में इनकम बुक कर दीजिए, क्योंकि जो चीज देनी ही नहीं है वो तो इनकम हो गई। बट डेफर के केस में ऐसा नहीं होता। डेफर के केस में क्या अकाउंटिंग करेंगे भाई, लायबिलिटी एक बार के लिए पे नहीं हो रही है बट आगे चलकर पे होगी। तो देखिए डेफरल के लिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया। एग्जांपल बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, और जो डॉक्यूमेंट अभी अपन ने लोग रेफर कर रहे हैं वो बिग फोर की कमेंट्री है, केपीएमजी का डॉक्यूमेंट है ये। यहाँ से मैं ये इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ क्योंकि अपने स्टडी मटेरियल में और ना ही एजुकेशनल मटेरियल में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लेसर लेसी वगैरह है और 2-2 हज़ार रुपए का यहाँ पे जो रेंट आपको देखने को मिल रहा है। हर महीने आपको एडवांस में रेंट जो है वो देना है। 6% इनकी वो रेट चल रही है, डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। और जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 साल का हुआ है, ठीक है। अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, महीने महीने भर से आपको किराया देना है। और तो देखिए ये 2-2 हज़ार रुपये के पेमेंट है आपके। इन सारे के सारे पेमेंट का अपना जो रेट है, उस रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने निकाल दिया है 43 आ रहा है, जबकि आर ओ यू एसेट्स 45 है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 43 का जो लीज लाइबिलिटी है ये आपका जो रेंटल है ना 1 तारीख को जाता है, लीज कमेंस ऑन 1 मार्च 2021, और जो रेंट पेमेंट होते हैं 2,000 पर मंथ पेबल इन एडवांस है। तो एक एक लीज पेमेंट की डिस्काउंटिंग नहीं होगी, तो 2,000 वो इसमें जोड़ा जाएगा। दैट इज वाई ये दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर 45 बन जाएंगे, है ना। आर ओ यू एंट्री क्या होगी, आर ओ यू एसेट से डेबिट टू लीज लाइबिलिटी एंड टू बैंक। स्टार्टिंग में किया था ना अपन ने ऐसा। हालांकि ये अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है कि ये 43 और 45 क्यों आ रहा है। पहले आप इसके क्वेश्चन को, प्राइमरी जो बातें हैं उनको समझ लीजिए। ये सारी बातें हो गई, ये आपका ओरिजिनल शेड्यूल है पेमेंट का। यदि आप सही तरीके से पेमेंट करते हैं तो आपको इस प्रकार से पेमेंट करना है। हर बार ये आपकी लाइबिलिटी होगी, इतना इतना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पर जेड का बिजनेस जो है has since been severely impacted by the COVID-19 pandemic. Z negotiate a rent concession with L in May 2021. जो रेंट डेफर किया जाएगा, वेयर बाय द पेमेंट ऑफ ओरिजिनली शेड्यूल फॉर May 2021 का जो रेंट है वो डेफर कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री, एंड विल इंस्टीड बी पेड ओवर द रिमेनिंग 20 months of the lease term, 100 per month, resulting in each remaining monthly payment equaling 2100. To facilitate the rent concession, other non-substantive changes are made to the lease contract. तो रेंट कंसेशन को फैसिलिटेट करने के लिए जो जो भी नॉन सब्सटेंटिव चेंजेस किए जाने थे वो किए गए हैं। ये ऐसा इन लोगों ने इसलिए लिखा कि कहीं आप बाकी सारे चेंजेस को सब्सटेंटिव चेंजेस की शक की नज़र से ना देखें, क्योंकि वो इसी चीज़ को स्मूथली प्रोसीड करने के लिए किए गए हैं। So Z determines that the rent concession is a direct consequence of the COVID-19. तो अपनी condition satisfy हो गई है। Rent concession is unconditional, notwithstanding the fact that the duration and impact of the COVID-19 pandemic are unknown, है ना। And in this case, the original rent payable in May 2021 has been deferred, not forgiven. Defer करा है हमने, उसको forgive, मतलब forgive किया तो liability को debit करके पेनर में डाल देते। इसलिए तो अभी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि इसके बारे में आप समझ पाए। So therefore Z does not account for a negative variable lease payment or a partial derecognition of the lease liability for the rent of 2000 that is deferred. One acceptable approach is for Z to account for the rent deferral as if Z is entitled to the deferral under the existing terms and conditions of the lease. So Z remeasure the lease liability using the revised timing of the lease payment and an unchanged discount rate of 6%. देखिए जैसा कि हमारा ये
एग्जाम्पशन हमारी यही कहती है कि आपको मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं करनी, आपको अपनी डिस्काउंट रेट जो है वो नहीं बदलनी, बट डेफरल कर लिया तो अब इसको कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसको आप प्रैक्टिकल नंबर से ही समझिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है अपना, तो कैलकुलेशन ईज के लिए मैंने सब कुछ एक्सेल में प्लॉट कर दिया, नंबर्स वगैरह ये। तो अगर अपन बात करें प्रेजेंट वैल्यू की, तो आपके जितने भी ये देखिए दो दो हज़ार के जो जो भी पेमेंट हो रहे हैं हमारे, इन सारे दो दो हज़ार का अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है ना, तो होता क्या है, ये आता है 43,351 बराबर। इसमें हम जो लीज पेमेंट पहला एडवांस में पे कर रहे हैं उसको जोड़ते हैं, तो आरओयू एसेट्स का वैल्यूएशन आता है 45,351.36। अब देखिए आरओयू एसेट्स 45,351.36 पे ही रहेगी, इसको स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइज किया जाएगा, इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन की आपको दरकार नहीं है। इम्पेयरमेंट जरूर देख लेना है, अगर इम्पेयरमेंट महसूस हो रहा है तो आप इम्पेयरमेंट को जरूर अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए, आरओयू एसेट्स को उसके हिसाब से इम्पेयर कर दीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर इम्पेयरमेंट की कोई चर्चा नहीं हुई है, तो आरओयू एसेट्स को अब अपने को छेड़ना नहीं। बात करते हैं लीज लाइबिलिटी की। देखिए ये लीज लाइबिलिटी की अमोर्टाइजेशन टेबल मैंने बना दी, जिसमें क्या होता है, पहला कॉलम ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, फिर लीज पेमेंट है ये आपके, है ना, और ये कोई एक एडजस्टमेंट का कॉलम मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, मैं आपको बताऊंगा क्या एडजस्टमेंट होगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मैंने टेबल बनाई है इसका क्या मतलब है, इसको कैसे समझेंगे हम लोग। देखिए ये दो दो हज़ार के पेमेंट मैं करता तो इस प्रकार से लास्ट में ये बैलेंस मेरा जीरो हो जाता, अगर मैं करता तो, समझ गए। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। कब नहीं करूंगा, क्वेश्चन को रेफर करते हैं, आइए क्वेश्चन को रेफर करते हैं, ध्यान से देखिए। मे वाला जो लीज रेंटल आने वाला है, मे का लीज रेंटल हम वो पे नहीं करेंगे। तो ये देखिए मे का जो भी लीज रेंटल होगा वो मैं पे नहीं करूंगा। अब ये 101 क्या है ना, ये ही समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, बाकी तो आपको पता ही है, पेमेंट नहीं करोगे तो पेमेंट में तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब मैंने एक नई टेबल बनाई जहां पे ये मैंने पेमेंट क्या कर दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने पेमेंट देखिए जीरो रख दिया है, मैंने कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं किया। बट इसके बाद में 2100 रुपए का पेमेंट चालू हो जाएगा आने वाले बचे हुए लीज पीरियड के लिए, 2100 का लीज पेमेंट जो है वो चालू हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि लीज पेमेंट पहली तारीख को किए जाते हैं, इसलिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में भी डिस्काउंटिंग सिर्फ 23 लीज पेमेंट की हो रही है, बिकॉज यू नो फर्स्ट लीज पेमेंट में कोई डिस्काउंटिंग नहीं हुई थी, वो पहली तारीख को ही दे दिया गया, इसीलिए सीरियल नंबर 23 आ रहा है। इन लोगों ने मंथ का नाम लिख रहा है, मैंने सीरियल नंबर लगा दिया। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर कोई चीज आप डेफर कर रहे हो, तो डेफर कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, छोड़ दीजिए उस पेमेंट, उस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए, और फिर आप क्या करिए, अपनी लाइबिलिटी का मेजरमेंट करिए। देखिए आपकी लाइबिलिटी आ रही है 39,776 प्लस 199, 39,776 प्लस 199, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, 39,776 प्लस 199। अभी मैंने किसी भी चीज का पेमेंट नहीं किया है, तो इसका बैलेंस आना चाहिए 39,974। देखिए कैसे आएगा ये, अरे स्क्रीन चेंज नहीं हुई क्या, चलो अब ठीक है यहीं पे बता देता हूँ। देखिए 39,776 प्लस 199, इसको जोड़िए, और जोड़ने पे क्या आता है, जोड़ने पे आता है 39,975।
39,975 आ रहा है, ठीक है। बट बट 39,975 अगर हम ये कह दें कि हमारी अमोर्टाइज्ड लाइबिलिटी का बैलेंस ये होगा तो गलत हो जाएगा। रीजन ये है क्योंकि अब आने वाले पेमेंट्स बदल गए और उनका टाइमिंग भी बदल गया। तो मैं अब क्या करूंगा, सीधा है, आपको कुछ भी नहीं सोचना, अगले पीरियड से, अरे फिर से स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, एक सेकंड रुकिए। अभी आप एक्सेल में है, देखिए ये देखिए, अब जो यहाँ पे मैंने पेमेंट नहीं किया, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, ये जीरो पेमेंट हुआ, जीरो पेमेंट के बाद में अगले बार 2100 का पेमेंट चालू हो जाएगा और ये ओवर अ लीज पीरियड 2100 मुझे ये पे करना पड़ेगा। ये आप समझ पा रहे हैं, 2100 तो करना क्या है, ये रिमेनिंग लीज पेमेंट की फिर से डिस्काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है, रिमेनिंग लीज पेमेंट की फिर से डिस्काउंटिंग कर लीजिए। ये देखिए, ये जो 2100 की सीरीज देख रहे हैं आप, ये है आपके रिमेनिंग लीज पेमेंट। बदल गए ना, ये 100 रुपए से बढ़ा दिए। हाँ सर, बढ़ा तो दिए। तो अब ये 2100 रुपए की आपको क्या कर लेनी है, डिस्काउंटिंग कर लेनी है। कौन से रेट से, वही रेट से, रेट चेंज नहीं करनी, तब लीज मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना, वही ओरिजिनल रेट रखनी है 2100 रुपए की। अब आप क्या कर लीजिए, मंथली डिस्काउंटिंग कर लीजिए एट द रेट ऑफ 6%। सी, तो 6% इज आवर रेट, 6% हमारी रेट है ना। तो देखिए 6% को मंथली करेंगे डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगी आपकी रेट 0.5, डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा 1.005। तो देखिए ये जो 2100 आ रहा है ना आपका, इन 2100 को आपको अब क्या करना है, डिस्काउंट करना है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए 2100 डिवाइडेड बाई 1.005, फिर से 1.005 रेज टू 2, फिर रेज टू 3 4 5। अब ये वाला काम मैंने एक्सेल में करके रख दिया है यहाँ पे पहले से ही। ये देखिए सारी डिस्काउंटिंग करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आने वाले सारे लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आता है 39,873 रुपीज। कितना आता है, 39,873। ये कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके बताई है, अपने कॉपी के अंदर भी यही देख लीजिए, 39,873 आना चाहिए। तो ये देखिए, ये कहते हैं कि 39,874 आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो राउंडिंग ऑफ एरर में है। तो अब हमारे हिसाब से लाइबिलिटी है 39,975, हमारे हिसाब से ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड लीज रेंटल, ठीक है ना। नाउ आई हैव टू रीमेजर माई लीज लाइबिलिटी, रीमेजर्ड लीज लाइबिलिटी, ये मैंने कैलकुलेशन एक्सेल में करी है। तो ये आती है 39,874, यानी मुझे अब इतना ही पेमेंट देना है, तो कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सो 39,975 लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 39,874। 101 रुपए से मुझे मेरी लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, आप ही देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। 975 की लाइबिलिटी है, जो 874 रखनी है, तो जाहिर सी बात है लाइबिलिटी को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, टू बी रिड्यूस्ड। और रिडक्शन में क्या एंट्री होगी, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पी एंड, ठीक है। ये मेरी लीज लायबिलिटी रीमेजर हुई है, क्या हुई है, रीमेजर। इसको ये लोग रीमेजरमेंट एडजस्टमेंट बोलकर यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। और देखिए अब आपका अमोर्टाइज्ड क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 39,874। अब आगे आने वाले जितने भी बैलेंसेस होंगे हमारे, वो सही होंगे, आगे आने वाले जितने भी बैलेंसेस होंगे वो सही होंगे। ओपनिंग बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट लगाना है, लीज पेमेंट वगैरह माइनस करने हैं, क्लोजिंग बैलेंस आता जाएगा और लास्ट में ये अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। इसको कहते हैं, डेफरल को
ट्रीट करना, और ये अप्रोच है, ये वन ऑफ द अप्रोच है। जो दो अप्रोच सिखाऊंगा मैं आपको इसमें, पहली अप्रोच ये मैंने आपको बताई, अप्रोच नंबर 1, जहां पे हम क्या करते हैं, लीज रिमेनिंग लीज पेमेंट को पीवी पे लेकर आकर लीज लायबिलिटी को रीमेजर कर लेते हैं, डिफरेंस पीएनआर में डाल देते हैं। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 2000 रुपए आपने नहीं चुकाए, इसे आप एक अलग अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है, और एंट्री पास कर दीजिए, लीज लायबिलिटी डेबिट टू डेफर्ड लीज लायबिलिटी। समझ रहे हो? कितने से? जितना आपने नहीं चुकाया, 2000। और ये 2000 आपने जो नहीं चुकाया, ये आप ओवर द लीज टर्म चुकाएंगे, बिना प्रेजेंट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। देखो इन्होंने कहा है and will instead be paid over the remaining 20 months of the lease term, 100 per month, है ना, resulting in each remaining monthly payment equaling 2100। तो जो आपने आज डेफर किया वो आप 100 रुपए कर कर अपने बाकी के पीरियड में चुका देंगे। तो ये देखिए, ये जो 2000 आपने आज डेफर किया ना, ये आप आज के बाद में 100 रुपए करके चुकाते रहेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, बार बार हर साल ये एंट्री पास करेंगे, deferred liability account debit to bank 100 रुपीज। कब तक एंट्री पास करेंगे? ओवर द लीज टर्म, OTLP, ओवर द लीज पीरियड, ओवर द लीज पीरियड ये वाली एंट्री पास करेंगे, और आपकी 2000 की लाइबिलिटी भी अब रिड्यूस हो जाएगी ओवर द लीज पीरियड। फिर ये देखिए आपका, आप जो अमोर्टाइजेशन टेबल है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जिस समय आपने परिवर्तन किया, 39,776 का ओपनिंग बैलेंस था, 199 इंटरेस्ट लगाया, 2000 रुपए पेमेंट नहीं किए आपने, लेकिन लाइबिलिटी तो रिड्यूस कर कर इस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया 2000 यहां पे। तो ये बैलेंस ट्रांसफर की एंट्री हो गई। दिस इज नॉट अ पेमेंट एंट्री, पेमेंट अभी भी जीरो है। देखिए पेमेंट क्या है, जीरो। तो ये 2000 रुपए मैंने कहां ट्रांसफर कर दिए, डेफर्ड पेमेंट में ट्रांसफर कर दिए, और बैलेंस आ गया 39,975। अब मैं इस 39,975 के बैलेंस को चेंज नहीं करूंगा, मैं इस 39,975 के बैलेंस को अब चेंज नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने पहले चेंज किया था। अब ये बैलेंस एज इट इज रहेगा, ये बैलेंस क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अगली बार मेरा ये ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा, फिर देखिए 2000 का पेमेंट मुझे करना चाहिए, ये 2000 का ही पेमेंट होगा। अब आप कहोगे सर लाइबिलिटी का पेमेंट 2000 कैसे, अगली बार से तो 2100 का पेमेंट हो रहा है। हाँ तो वो तो पेमेंट हो रहा है ना, ओरिजिनल लाइबिलिटी तो आप 2000 की पे कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो डेफर्ड लीज लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। यानी अब आपका जो पेमेंट है ना, ये 2100 रुपए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस 2100 का बाइफर्केशन क्या होगा कि 2100 रुपए में आप 2000 रुपए की तो अपनी ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, और 100 रुपए डेफर्ड लीज लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, अप्रोच 1 और 2। दोनों ही अप्रोच से आप काम कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें। समझ गए? मेरी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अगर इस डेफर्ड लीज लाइबिलिटी पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते, तो हम इस डेफर्ड लीज लाइबिलिटी की सेपरेट अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेते, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा लेते। इसके अंदर रखना चाहें तो इसके अंदर भी रख सकते हैं। देखिए वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट मेन चीज आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। वापस देखिए, चीजें रिवाइज करा देता हूं। हमारा बैलेंस कुछ आ रहा था 39,874, 39,776 का बैलेंस आ रहा था। इसके ऊपर अपन ने इंटरेस्ट लगाया 199 का, तो ये आता है आपका 39,975 की मेरी लाइबिलिटी आती है, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड लीज रेंटल। जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, तो मेरी लाइबिलिटी का बैलेंस आएगा 39,975। अब ये जो मेरी लाइबिलिटी है, मैं पेमेंट तो कर नहीं रहा, पेमेंट तो जीरो है, इसलिए
पेमेंट तो कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, पेमेंट कुछ हो नहीं रहा तो मेरा बैलेंस फिर यही होना चाहिए 39,975। ना जी ना, ये बैलेंस नहीं हो सकता। रीजन क्या है? क्योंकि अब मेरे पेमेंट्स बदल गए। आने वाले टाइम स्केल पर 2000 नहीं बल्कि 2100 रुपए का पेमेंट मुझे मिलेगा। तो नाउ आई हैव टू डिस्काउंट दोज 2100 रुपीज ऑन अ टाइम स्केल, कीपिंग द डिस्काउंट रेट ऑफ 6% पर मंथ बेसिस पर डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे तो रेट हो जाएगी कुछ 0.05 समथिंग। उसके बेसिस पर 2100 को आप जब डिस्काउंट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.005 रेस टू 1 2 3 ऐसे करते करते जितना भी पीरियड होगा, तो इसकी जो नई प्रेजेंट वैल्यू आती है वो नई प्रेजेंट वैल्यू आती है आपकी 39,874। ये 39,874 ये बैलेंस मेरा लाइबिलिटी का होना चाहिए, जबकि ये है तो मुझे बैलेंस 101 से रिड्यूस करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी 101 से रिड्यूस करने की? लीज लायबिलिटी टू P&L। ये है लीज का रीमेजरमेंट। ठीक है, कर दिया सर जी, 101 का रीमेजरमेंट कर दिया, बैलेंस फिर ये सही हो गया। अब आगे ये टेबल अपने आप ही पूरी की पूरी सही हो जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की दरकार नहीं। दूसरी अप्रोच हमारी क्या कहती है? दूसरी अप्रोच कहती है कि आप रिवाइज्ड प्रेजेंट वैल्यू मत निकालिए, रादर आप क्या करिए कि जितना पैसा आज आपने नहीं चुकाया है उसे आप एक सेपरेट अकाउंट डेफर्ड लीज पेबल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो लीज लाइबिलिटी को रिड्यूस कर कर आपने अपनी डेफर्ड लीज लाइबिलिटी को बढ़ा दिया, यानी एक लाइबिलिटी तो कम कर दी, दूसरी लाइबिलिटी आपने बढ़ा दी। फिर बढ़ाने के बाद में आप क्या करेंगे? डेफर्ड लीज लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे बार बार 100 रुपए ओवर द लीज पीरियड, और ये लाइबिलिटी आपकी लास्ट में जीरो हो जाएगी। तब टेबल कैसी दिखेगी? तब टेबल ऐसे दिखेगी कि आपको अपने लीज पेमेंट का बाइफरकेशन करना पड़ेगा। जो 2100 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, 2000 तो ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी को कम कर दो, 100 रुपए डेफर्ड लीज लाइबिलिटी को कम कर दो, इंटरेस्ट वैसे ही चलता रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस वैसे ही आते रहेंगे। तो ये आपकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड से टेबल इस प्रकार से दिखाई जाएगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को रेफर कर पाए। बराबर, तो ये एक क्वेश्चन मुझे आपको करवाना था कोविड-19 के अमेंडमेंट में, जो मैंने आपको अपने स्टडी मटेरियल के बाहर जाके करवाया। बाकी सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल या ईएम से कवर कर ली है। ठीक है, आइए वापस स्टडी मटेरियल में आ जाइए। सारी की सारी बातें हो गई, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको इंड एस का डिफरेंस जो है, इंड एस 17 और इंड एस 116, देखिए 17 अब जा चुका है तो 17 की बात हम नहीं करेंगे, AS 19 की बात नहीं करेंगे। तो आप ये दो टॉपिक अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। ये AS 19 से क्या डिफरेंस आ रहा है तो हमको ये बातें इसमें नहीं करनी। 116 का मेजर जो चेंजेस है IFRS 16 से जो चेंजेस है, तो 116 और IFRS 16 के अंदर जो मेन बातें हैं वो देख लेते हैं अपन। देखिए, एक तो है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो अगर लीज पे कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास में पड़ी है तो उसका मेजरमेंट, जैसे कि आपको पता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IFRS में फेयर वैल्यू भी अलाउड है लेकिन भारत में नहीं कर रखी, ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बताया था। तो यहाँ पे आप कोई फेयर वैल्यू वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंड एस जो अपना 40 है IP वाला, वो अलाउ नहीं करता फेयर वैल्यू करना, और क्यों नहीं करता है वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो एक तो ये वाली डिफरेंस होगी। दूसरा कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी क्लासिफिकेशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां पे IFRS 16 requires to classify cash payments for interest portion of lease liability applying requirement of IAS 7, right? Provides option of treating interest paid as operating or financing activity. तो ये आपको कैश फ्लो में पता चल जाएगा। IFRS बेसिकली दो ऑप्शन देता है। देखिए, इंटरेस्ट कौन सा खर्चा होता है? आप कहेंगे सर इंटरेस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट होता है। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी खर्चा हो सकता है क्या? हाँ, होता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी खर्चा ही है। अरे सर, अब तो कंफ्यूज हो गए, अब ऑपरेटिंग ट्रीट करें या फाइनेंसिंग ट्रीट करें? तो IFRS कहता है दोनों में से जो आपको ट्रीट करना कर लो। लेकिन यहां पर क्या कहता है भैया, इंड AS 7 क्या कहता है? कहता है रिक्वायर्स इंटरेस्ट पेड टू बी ट्रीटेड ओनली एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कोई ऑप्शन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली
the paragraph number 50B has been modified under Ind AS 116 to specify that cash payment for interest portion of lease liability will be classified as financing activity applying Ind AS 7. So this change is majorly because of your cash flow statement. तो cash flow statement की वजह से ये change है, तो अब उसकी वजह से जैसे अब ये आईपी का चेंज है, IFRS 16 और Ind AS 116 के अंदर कोई कार्व इन कार्व आउट नहीं है, बट ये डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। अब ये इसलिए ऑब्जर्व किए जा रहे हैं क्योंकि ये अदर स्टैंडर्ड की वजह से इसमें उसका क्रॉस इंपैक्ट आ रहा है, इसकी वजह से ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी अपना हो गया। अच्छा भाई, टेस्ट योर नॉलेज रह गया क्या? टेस्ट योर नॉलेज, देखिए दोस्तों, टेस्ट योर नॉलेज में 1 से लेके 7 क्वेश्चन है और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, वही वाले क्वेश्चन है पहले से, लीज है कि नहीं है, वेरिएबल लीज पेमेंट, फिक्स लीज पेमेंट, या फिर फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो ये एक काम मैं आपको होमवर्क में देता हूं एज ऑफ नाउ, होमवर्क में आपको ये वाला काम मैं आपको देता हूं कि ये 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन करेंगे आप। और दूसरा होमवर्क सुन लीजिए क्या है, दूसरा होमवर्क ये है कि हमारा ये जो एजुकेशनल मटेरियल है इंड AS 116 के ऊपर, तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स हुए वैसे वैसे मैंने इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करा दिए। मेरे पास में खुद के पास में भी ट्रैक नहीं रखा मैंने कि कौन से कराए कौन से नहीं छोड़े, तो आपके पास में PDF है, आपको पता रहेगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अभी नहीं करवाए हैं। वो क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करने हैं, आपसे हो जाएंगे। इनकेस अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रही बात ये कि फ्यूचर में इस इंड AS 116 के एजुकेशनल मटेरियल के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉर्ट आउट फिल्टर करके उनको भी मैं होस्ट कर दूंगा, बट दैट डजंट मीन कि आप तब तक का वेट करें, आप अपना ये सारा काम कंप्लीट करके रख लें। तो मेरी तरफ से यहां पर इंड AS 116 की समाप्ति की मैं घोषणा कर देता हूं और इसके बाद में आप देखेंगे इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली हमने इस 116 की स्टैंडर्ड की समाप्ति कर ली है और ये स्टैंडर्ड काफ़ी बड़ा रहा है, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड था ये, और एजुकेशनल मटेरियल और काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर ऐड करने के बाद में और भी बड़ा हो जाता है। तो नेवरदलेस चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, कंटेंट आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए।